छत्तीसगढ़ की जनता ने, यहाँ के मतदाताओं ने मोदी की गारंटी पर मुहर लगाया है और हम लोग को आशीर्वाद दिया है। और साथ ही साथ हमारे प्रदेश के लाखों लाखों कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने नौतपा जैसे तपती गर्मी में भी भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए परिश्रम किया। मोदी की गारंटी का जादू है। देखिए, एक तो ये इंडी गठबंधन वाले लगातार झूठ का सहारा लिए, चुनाव बंद हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, संविधान खतरे में पड़ जाएगा, आदि आदि जो झूठ का सहारा लिए, हमको लगता है कि थोड़ा बहुत इनके झूठ का असर चल गया। लगातार तीसरी बार श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। छत्तीसगढ़ में 10 सीटों पर तो जीतते हुए स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी को दिखाया जा रहा है और मुझे अभी भी उम्मीद है कि कुछ समय और बचा है, उसमें 11वीं सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी आगे आएगी। छत्तीसगढ़ में 10 सीटों पर तो स्पष्ट जीत दिख रहा है। 400 पार के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की थी, बहुत परिश्रम किया था। जो जनादेश है सबको स्वीकार है। तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन के माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के लिए पहले भी बहुत मेहनत करते रहे, आने वाले समय में भी बहुत मेहनत करते। 400 पार के लक्ष्य के लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं ने काम भी किया था और मसला ये है, एक लक्ष्य बांधकर काम किया जाता है। स्पष्ट बहुमत के साथ तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री सिर्फ नेहरू जी बने थे और अब मोदी जी बन रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के गरीब कल्याणकारी योजनाओं का छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने, मुख्यमंत्री जी ने जिस तत्परता के साथ इस योजनाओं का लाभ नीचे तक पहुंचाया, हितग्राहियों तक जाने का काम की भेजने का काम किया, उसका भी बहुत असर है। डबल इंजन की सरकार, उसके फायदे इन 3-4 महीनों में ही हमारे छत्तीसगढ़ की श्रेष्ठ जनता ने देखा है, इसीलिए उन्होंने और यह आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है। तो मतगणना का दौर अभी शेष है। मुझे पूरा विश्वास है कि कंफर्टेबल मेजॉरिटी बीजेपी की आएगी और एनडीए के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार फिर सरकार बनाएंगे। जहां भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के भरोसे चुनाव लड़ रही थी, वहां बुरी तरह से इंडिया गठबंधन से पीछे है। उनके गठबंधन दलों के वजह से भारतीय जनता पार्टी जिंदा है कि पिछले बार की 14 और 19 की तुलना में भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में सबसे ज्यादा बढ़त बनाई थी, उन राज्यों में सबसे पहले बुरी तरह से चुनाव हार रही है। नमस्कार, जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आ गए। परिणाम बहुत ज्यादा अपेक्षित तो बीजेपी के लिए नहीं है और ना ही कांग्रेस के लिए अपेक्षित है। बीजेपी के लिए अपेक्षित इसलिए नहीं क्योंकि बीजेपी ने दावा किया था कि 11 की 11 सीटें जीतेंगे, लेकिन मौजूदा टैली के अनुसार 10 सीटों पे बीजेपी जीत दर्ज करने में कामयाबी हासिल की है, तो वहीं एक सीट ज्योत्सना महंत कोरबा से बचाने में कामयाब हो गई, जो मौजूदा सांसद थी, और उन्होंने 43,283 के आंकड़े के साथ अपना चुनाव फतेह किया है। क्या कुछ समीकरण रहे, कहां पे बीजेपी पीछे हो गई और कहां कांग्रेस की रणनीति धरातल पे उतर नहीं पाई, इन तमाम चीजों को लेकर आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ 3 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान मौजूद हैं। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से श्रीचंद सुंदरानी जी है, वरिष्ठ नेता है, पूर्व विधायक है। सुंदरानी जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र वर्मा जी है, वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है। सुरेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अनिल द्विवेदी भी हमारे साथ है। अविभाजित मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत पे इनकी पैनी नजर होती है। डॉक्टर अनिल द्विवेदी, आपका भी बहुत स्वागत है। सुंदरानी जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, कहां आप अपने मिशन में एक सीट से पीछे हो गए? 11 सीट जीतने का दावा, कोरबा में आप लोग वो समीकरण, वो रणनीति साध नहीं पाए। सुंदरानी जी, देखिए, निश्चित रूप से कोरबा की एक सीट हारने का कहीं न कहीं हम लोगों को अफसोस है और निश्चित रूप से ये सोच का विषय भी है, जांच का विषय भी है, समीक्षा करने का भी अवसर है। और क्यों हम एक सीट पे पराजित हुए जबकि वास्तविक में हम 11 की 11 सीटें जीत रहे थे, जैसा कि सभी चैनलों ने भी कह दिया था। एग्जिट पोल भी 11 सीटों का था और धरातल पे भी हमें जीत दिख रही थी, लेकिन दुर्भाग्य से हम एक सीट हारे हैं। लेकिन हम ये भी संतुष्ट हैं कि पिछली बार से हमने एक सीट ज्यादा जीती है। भूपेश बघेल जैसे नेता चुनाव हारे हैं, ये सबसे बड़ी बात है, राहत देने वाली बात है। और एनडीए फिर से सरकार बनाने जा रही है। तीसरी बार एनडीए की सरकार देश में बनने जा रही है और छत्तीसगढ़ हम 10 सीटें जीते हैं, 11 में, मध्य प्रदेश में 29 की 29 जीते हैं। अगर हम
संयुक्त मध्य प्रदेश की बात करें तो 40 में से 39 सीटें जीते हैं, तो निश्चित रूप से यह उपलब्धि वाली बात है। लेकिन भूपेश बघेल का चुनाव हारना बीजेपी को कैसे राहत पहुंचा सकती है? मैं इस सवाल के साथ लौटूंगा। एक बार जरा सुरेंद्र जी का रुख कर लेता। सुरेंद्र जी, कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा दी चुनाव में, सारे बड़े चेहरों को धरातल पे उतार दिया। भूपेश बघेल हो, ताम्रध्वज साहू हो, शिव डहरिया हो, कवासी लखमा हो, विकास उपाध्याय, तमाम बड़े चेहरे को उतार दिया गया। एक भी चेहरा साहब नहीं चल पाया, एक सिंगल चेहरा नहीं चल पाया। रायपुर में विकास उपाध्याय ने तो रिकॉर्ड बना दिया, 5,75,285 वोटों से हार गए। अवधेश जी, ये चुनाव कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण था। आप भी इतने साल से देख रहे हैं जमीनी हकीकत को। पहली बार इस तरह से जांच एजेंसियों को काम पे लगाकर संसाधन रोके गए। जिस तरह से कांग्रेस के एन चुनाव के वक्त बैंक खाते सीज किए गए 30 साल पुराने मामलों में, जिस प्रकार से आईडी के द्वारा कार्रवाई की गई, ईडी के द्वारा आईटी के द्वारा कार्रवाई की गई, ये सर्वविदित है। और वर्तमान में जहां तक छत्तीसगढ़ में परिणाम की बात है, कांकेर लोकसभा में मात्र 1884 वोटों का फर्क है। वहां पर कांग्रेस की मांग को निर्वाचन अधिकारी जो है रिकाउंटिंग की मांग को खारिज कर देता है। जिस तरह से आप देखेंगे सरगुजा में शशि सिंह प्रत्याशी थी, संसाधनों की कमी से जिस प्रकार से संसाधन रोके गए, दबाव पूर्वक उनको संसाधन विहीन किया गया, जिस प्रकार से उन्होंने चुनाव लड़ा, एक उदाहरण है। 64,000 मात्र वहां पर पीछे रही वो। वहां पर भी रिकाउंटिंग का आवेदन दिया गया है। अभी केवल 4 सीटों में ही परिणाम घोषित हुए हैं। 7 सीटों में जो है, नांदगांव की आपने बात कही, नांदगांव में मात्र 44,000 का फर्क है। नांदगांव लोकसभा जो है 14 लाख वोट में 44,000 जो है बहुत नॉमिनल है। और पहले भी 28 तारीख को जो शिकायत हुई थी ईवीएम को लेकर, जिस तरह से बिलासपुर में 611 जो ईवीएम के जो नंबर जो है गलत बताया गया, मिसमैच बताया गया, उसके संदर्भ में भी प्रशासन को जवाब देना है। और जो रिकाउंटिंग का जो आवेदन है कांग्रेस का, और पूरे चुनाव अभियान में जिस तरह से संसाधनों पर पहरेदारी की गई, जिस तरह से रोके गए, और पूरे देश में देखिए ये चुनाव जो है 370 का अहंकार भी टूट गया, 400 पार का अहंकार भी टूट गया। अब भारतीय जनता पार्टी 240 में सिमट के रह गई है। सरकार बनाने के लिए क्षेत्रीय छत्रपों की चौखट पे ये लौटते नजर आएंगे। और मूल बात, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। देश की जनता ने इस बात का ऐलान कर दिया है इस परिणाम के माध्यम से। मैं अनिल जी का रुख कर। अनिल जी, इस चुनाव के आंकड़े और परिणाम को छत्तीसगढ़ के लिहाज से आप कैसे देखते हैं? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि रायगढ़ सीट पे 2,40,391 वोट से बीजेपी का जीत जाना, बिलासपुर सीट पे 1,60,502 वोटों से जीत जाना, रायपुर का आंकड़े में बता चुका हूं 5,75,000। आप एक बार दुर्ग के आंकड़े पे नजर डाल लीजिए। पिछले बार वो लगभग 3,67,000 वोट से जीते थे विजय बघेल, इस बार 4,38,226 वोट से जीत गए। ये इतना बड़ा गैप। महासमुंद 1,45,000, जबकि कहा गया कि साहू समाज के सबसे बड़े चेहरे ताम्रध्वज साहू को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। रूप कुमारी चौधरी जैसी कमजोर प्रत्याशी, मैं कोट करके कह रहा हूं, रूप कुमारी चौधरी जैसी कमजोर प्रत्याशी कहीं भी टिक नहीं पाएगी। लेकिन वही रूप कुमारी चौधरी 1,45,456 वोटों से ताम्रध्वज साहू को पटकनी दे देती है। बिल्कुल अवधेश, चुनाव परिणाम आ गए हैं और 1-2 दिन में ही नई सरकार का गठन हो जाएगा। नई सरकार देश को मिल जाएगी। सबसे पहली बात बताऊं, इस चुनाव परिणाम से एक बड़ा मैसेज सामने आया, और वो मैसेज क्या है? वो मैसेज ये है कि जीतने वाला एनडीए बड़े मन से जीत स्वीकार नहीं कर पा रहा है, और हारने वाला इंडिया हार स्वीकार नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल सही। ये आज के रिजल्ट की सबसे बड़ी खासियत है। बिल्कुल सही। अब आपने जो सवाल उठाया कि छत्तीसगढ़ में क्या रिजल्ट का मामला रहा, देखिए मैं तो ये शुरू से कहता आ रहा कि यहाँ बीजेपी क्लीन स्वीप कभी नहीं कर पाई है। 1, 2, 3 सीट तो कांग्रेस जीतती है, क्योंकि उसका आधार छत्तीसगढ़ रहा है, छत्तीसगढ़ मजबूत रहा है। और इस बार भी बीजेपी ने 1 सीट जीती। और एक बात और कि ये बड़ी अच्छी बात हुई कि महंत जी ने, चरण नेता प्रतिपक्ष महंत ने अपने लीडरशिप को साबित किया है। वो चरणदास महंत, उनकी पत्नी, जो दूसरी बार चुनाव लड़ी, पहले बार जब ज्योत्सना महंत, और पहले लोकसभा चुनाव में भी जब मोदी का बहुत ज्यादा लहर थी तब भी वो जीते, और अब तो उन्होंने खुद को भी जीत के फिर से दिखाया है। तो देखिए ये हुआ कि बीजेपी, कांग्रेस ने 1 सीट कोरबा की जीती है। महंत जी को, महंत धर्मपत्नी जी को, दोनों को बधाई देना चाहिए। अब देखिए बीजेपी ने 400 का आंकड़ा तय किया था कि इस लोकसभा चुनाव में जीतेंगे, वो 400 को परास्त नहीं कर पाए। लेकिन बृजमोहन अग्रवाल ने तो यह तय किया था कि 5.5 लाख वोटों से जीतूंगा, और वो उन्होंने उस लक्ष्य को हासिल कर लिया। ये बात मुझे अभी आपने बताई नहीं, तो मेरे को क्या लग रहा था शायद वो 3.75 लाख से जीते हैं।
पर अभी आप बता रहे हो कि 5.5 लाख 5,75,285 तो वोट। ये तो उन्होंने साबित कर दिया बृजमोहन जी ने भी कि जिस तरह वो विधानसभा सबसे ज्यादा वोटों से जीत सकते हैं, उसी तरह वो लोकसभा चुनाव भी जीतने के काबिल है। और सवाल विकास उपाध्याय का नहीं था, उन्होंने तो जिस तरह लुंज पुंज तरीके से चुनाव लड़ा वो पूरा शहर जानता है। लेकिन बृजमोहन जी ने सब तरफ से सामर्थ्य होने के बाद भी, ये जानते हुए भी कि मोदी लहर चल रही है या गारंटी चल रही है, मैं विधायक हो चुका हूं, उसके बाद भी कितनी गंभीरता से उन्होंने चुनाव लड़ा कि पूरी लोकसभा में उन्होंने 3 दौरे कर डाले, अगर सिचन जी मैं गलत नहीं हूं। बिल्कुल। और किस उम्र में किया कि जब वो 65-70 साल के हो रहे हैं बृजमोहन जी, और कहां विकास उपाध्याय की उम्र और कहां बृजमोहन जी की उम्र। तो सक्रियता में, मिलनसारिता में, संसाधन के मामले में बृजमोहन ने पूरी तरह चुनाव लड़ा और निश्चित तौर पर उनका ध्यान, पूरे देश का ध्यान भी उनके ऊपर था, क्योंकि वो प्रदेश के एक बहुत बड़े जाने माने लीडर और अब तक जो आंकड़े आए हैं अनिल जी, मैं आपसे एक बार वाकिफ करा देता हूं। अब तक जो आंकड़े निकल के फौरी तौर पे आए हैं, फाइनल आंकड़े नहीं है, देश भर में 9वें नंबर की सबसे बड़ी जीत में बृजमोहन जी का नाम शामिल है। बिल्कुल। देश भर में जो सबसे बड़ी लीड से जो जीत हुई है उसमें 9वें नंबर पे उनका नाम शामिल है, जो आंकड़े अभी तक जो सामने निकल के आए उसके अनुसार से। मैं एक बार बिल्कुल है। और मैं एक बार बात कह दूं कि छत्तीसगढ़ चाहेगा कि अगर मोदी मंत्रिमंडल बनता है तो बृजमोहन जी जरूर उस मंत्रिमंडल का हिस्सा बने। ये तो हम पूरा छत्तीसगढ़ चाहेगा। निश्चित तौर पर अगर एनडीए की सरकार बनती है तो कांग्रेस भी कहेगी कि छत्तीसगढ़ से प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दे रहे हैं। शुभकामनाएं बृजमोहन जी के लिए। मैं एक बार सुंदरानी जी आपसे कांकेर सीट को समझना चाहूंगा। समझना इसलिए चाहूंगा क्योंकि 2019 के चुनाव में बीजेपी यहां से जीतती है 5,194 वोटों से। दूसरे चुनाव में 2024 के चुनाव में बीजेपी वहां से 1884 वोट से जीत रही है, मात्र 1884। और तब जब कांग्रेस के रीकाउंटिंग के आवेदन को स्वीकार नहीं किया गया, तब जाके 1884 वोटों से जीत जो है, अभी भी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं है लेकिन लगभग जीत हो चुकी है 1884 वोट से। कांकेर में आके आप लोगों का समीकरण कहां बिगड़ जाता है सुंदरानी जी? नहीं, निश्चित रूप से समीक्षा का विषय है और समीक्षा करेंगे हम इसमें। कांकेर लोकसभा सीट का परिणाम पिछली बार भी 6,000 के आसपास रहा था और चूंकि कुछ विधानसभाएं हमारे पास नहीं थी बालोद जिले की, लेकिन इस बार एक अच्छा परिणाम यह कि बालोद जिले से भी हम लोग लीड जबकि कांग्रेस के विधायक वहां पे, कांग्रेस के विधायक हैं, तीनों विधायक कांग्रेस के हैं, लेकिन उसके बाद भी वहां हमने लीड ली है। लेकिन इसके पूर्ण रिजल्ट आने दीजिए, निश्चित रूप से इसमें समीक्षा करेंगे और आगे कैसे इसको और मजबूत बनाया जाए इसके लिए प्रयास भी करेंगे। लेकिन सुंदरानी जी स्क्रीन पे आप देख लीजिए उत्साह बीजेपी का। बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचते हैं और चेहरे पे जो खुशी दिखाई पड़ रही है। अब अनिल जी ने जरूर कहा कि बीजेपी इस जीत को भी स्वीकार नहीं कर पा रही है। आंकड़े भले 300 के आसपास में हो, लेकिन बीजेपी का इंडिविजुअल आंकड़ा जो है वो 240 के आसपास ठहरता है। बावजूद उसके कार्यकर्ताओं का उत्साह जो हो आप बीएसटीवी के स्क्रीन पे जरूर देख पा रहे होंगे सुंदरानी जी। जी, निश्चित रूप से तीसरी बार एनडीए की सरकार बनना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। स्वाभाविक होता है, तीसरी बार का चुनाव जीतना भी बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मोदी जी का नेतृत्व है, मोदी जी की गारंटी है, जिसके कारण आज हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। ठीक है, मैं सुरेंद्र जी का रुख कर लेता। सुरेंद्र जी, छत्तीसगढ़ पे लगातार चर्चाएं हो रही है। सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी, विपक्षी दल अन्य राज्यों में समझाने पे कामयाब तो हुई कि विपक्ष उनके सामने एक बड़ा ऑप्शन है, लेकिन छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, झारखंड में सभी नेबरिंग स्टेट है, सब लगे हुए स्टेट है, यहां पे आप लोगों का कन्विंसिंग पावर कम क्यों पड़ जाता है? अवधेश जी, निश्चित तौर पर आप मध्य प्रदेश की बात करेंगे, हिमाचल, उत्तराखंड या मैं कहता हूं कि दिल्ली और बिहार भी, बिहार में भी हमारे अपेक्षा के अनुरूप परिणाम नहीं आए बिल्कुल। लेकिन पूरे देश में जो बड़े राज्य हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में आप देखेंगे तो वहां भारतीय जनता पार्टी के दावों की कलई खुल चुकी है। जिस तरह से मूल बात देखिए, किसान आंदोलन एक बड़ा विषय था, किसानों की समस्या तो जो एमएसपी की गारंटी की बात थी। पंजाब के साथ साथ हरियाणा में भी भाजपा की सीटें आधी हो गई। लखीमपुर खीरी का मामला दुनिया भर में चर्चित हुआ था, वहां से अजय मिश्रा टेनी जो गृह राज्य मंत्री थे आज बुरी तरह से हार मिली है। उन्नाव और हाथरस में भी भारतीय जनता पार्टी की जो है हार हुई है। तो मोदी जी का जो फर्जी औरा गढ़ा गया था आज उसकी कलई खुल चुकी है, उसका
हवा निकल चुका है। लेकिन सुरेंद्र जी मेरा सवाल यही है, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में आप कहें ना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, ये चारों लगे हुए राज्य की कन्विंसिंग पावर की बात कर ली जाए तो आप लोग अन्य राज्यों में बताने में सफल हो गए जनता को, मतदाताओं को, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये आंकड़े नहीं चल पाए। छत्तीसगढ़ में वही मोदी मैजिक, वही 11 में से 10 सीट बीजेपी के पास, जो परंपरागत तौर पे 2004 से देखने को मिल रहा है यहाँ पे। अवधेश जी, मैंने पहले भी कहा कि केवल 4 सीटों पर विजय का प्रमाण पत्र जारी हुआ है। 6 सीटों में अभी भी जो है कांग्रेस रिकाउंटिंग का आवेदन दी है। राजनांदगांव, कांकेर और सरगुजा, जहां पर मार्जिन कम है, वहां पर अब भी कांग्रेस को उम्मीद है कि कांग्रेस के पक्ष में वहां पर रिकाउंटिंग के परिणाम आ सकते हैं। मूल बात देखिए, आपने बृजमोहन जी की बात कही, मैं बधाई देता हूं कि देश में 90वें क्रम पर हैं और उन्होंने मोदी जी से 4 गुना लंबी लाइन खींच दी है और उनसे बड़ी लाइन शिवराज की है और उनसे भी बड़ी लाइन इंदौर के भाजपा के प्रत्याशी की। मैं समझता हूं कि 50 की सूची में मोदी जी बाहर हो चुके हैं। तो मोदी जी के नाम पर वोट जो है वो तो अब ये दिखेगा कि वो बृजमोहन के भरोसे थे कि बृजमोहन जी मोदी के भरोसे थे। तो ये जनता ने बता दिया है कि मोदी जी जो है यहाँ बृजमोहन के भरोसे थे। और जिस तरह से मूल बात 1.5 साल से जो मणिपुर जल रहा है, 2 सीटें थी वहां पर, वहां कांग्रेस को जीत मिली है। मणिपुर की जनता ने इस पर संदेश दे दिया है कि जो नफरत की राजनीति, जो उन्माद की राजनीति है, उसका अंत होगा और निश्चित तौर पर नई सरकार बनेगी। वो इस अधिनायकवाद से मुक्त होगी जो मोदी शाह का टेरर था, जो इंस्टीट्यूशंस पर कंट्रोल हुआ था, जो जांच एजेंसियों को जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा था। नई सरकार में इस दिशा में ये एक सीख है कि संविधान से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, कोई अपने आप को अवतारी माने, कोई बायोलॉजिकल नहीं हो सकता। तो उसको देश की जनता ने आईना दिखाया है। और छत्तीसगढ़ में भी आप वोट परसेंट देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का कितना परसेंट कम हुआ है पिछले चुनाव से। बिल्कुल ठीक है। मैं एक बार अनिल जी का रुख कर लेता। अनिल जी, इस चुनाव के परिणाम को भविष्य की राजनीति में छत्तीसगढ़ से जोड़ के कैसे देखते हैं आप? क्या असर इसका पड़ेगा? क्या असर आपको इसका पड़ता हुआ दिखाई देगा आने वाले समय में? अनिल जी, देखिए, एक बहुत सटीक टिप्पणी तो ये हो सकती है कि ये चुनाव के नतीजे ये दिखलाते हैं कि भाषण और राशन की राजनीति ज्यादा दिन एक तरफा नहीं चल सकती है। आपको काम करना पड़ेगा, जनता की आवाज सुननी पड़ेगी, जहां अन्याय हो रहा है वहां पर आवाज उठानी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो सुरेंद्र वर्मा जी ने कही कि संविधान को बदल देंगे, संविधान को तोड़ देंगे, ऐसी जो भी बातें उठी, बीजेपी उसका बहुत स्ट्रेंथ एनकाउंटर नहीं कर पाई। जितनी वजह कि राहुल गांधी ने पुस्तक दिखा दिखा करके देश को यह विश्वास दिलाया कि ये आए तो संविधान बदलते, इसका बीजेपी तोड़ नहीं सकी। और यही नतीजा रहा कि वोट बीजेपी के अगेंस्ट में पड़ते चले गए। ये तो बीजेपी ने 303 सीटें जीती है जी। 2 सीटें बीजेपी लेकर के आई थी 1984 में, आज 84 के चुनाव में, 89 के चुनाव में। और आज आप 303 तक चले गए थे, आप 400 भी जा सकते थे। लेकिन ये तीसरी बात, और तीसरी बात जो सबसे बड़ी बात है कि आपने बोला कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में क्या प्रभाव पड़ेगा। अब ये तय मानिए कि चरणदास महंत और पावरफुल होकर के उभरेंगे। अभी तो वो नेता प्रतिपक्ष है, अब उनकी पत्नी ने दोबारा बार सांसद चुनाव जीत लिया है और एक ही सीट कांग्रेस का जीतना कहीं न कहीं चरणदास महंत को पावरफुल बनाएगी। शैलजा उनके साथ खड़ी है, शैलजा भी 4-4.5 लाख वोटों से जीती है। शैलजा आज कहीं न कहीं उनके फेवर में ही है। तो ये समझिए कि इनका जो अब खेमा है वो छत्तीसगढ़ की राजनीति को प्रभावित करेगा। भूपेश बघेल चुनाव नहीं जीत पाए, रामप्रसाद साहू चुनाव नहीं जीत पाए, दीपक बेज की भी अग्नि परीक्षा तो है। आप 10 सीट कैसे हार गए? आप प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे। और तो भूपेश बघेल के साथ और हाँ, हम टीएस सिंहदेव को क्यों भूल जाते हैं? बिल्कुल सही। सरगुजा हम उनके भरोसे तो थे ना, कांग्रेस थी। नहीं, लेकिन अनिल जी एक तकनीकी तौर पे सुरेंद्र जी बेहतर बता पाएंगे कि इस पूरे चुनाव में टीएस बाबा जो थे वो अलग थे, व्यक्तिगत कारणों से, पारिवारिक स्वास्थ्यगत कारणों से बिल्कुल अलग थे। ठीक है, नहीं रहे होंगे जो भी है, लेकिन एक नैतिक जिम्मेदारी तो बनती है। आपकी टीम लगा सकते थे, आप अपनी टीम लगा देते। तो अनिल जी, मैं आप बड़े गंभीर, बड़े आप वरिष्ठ पत्रकार है, राजनीति में नैतिकता कैसे जोड़ रहे हैं आप? अरे टीम लगा देते ना, आप टीम लगा सकते थे कि चलिए भाई चुनाव ठीक है। मैं लौटूंगा। मैं एक बार सुंदरानी जी का रुख कर लेता। सुंदरानी जी, मेरा वही सवाल है, इस परिणाम के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत में, बीजेपी के सियासत में क्या परिवर्तन आने वाला है? क्योंकि आप लोग वो 11 की 11 सीट जो जीतने का दावा संभवतः इस आधार पे कर रहे थे कि राज्य गठन के बाद बीजेपी अगर सरकार में चौथी बार आई तो सर्वाधिक 54 सीटों के साथ विधानसभा में आई। इसी आधार पे आप कह रहे थे कि जब साहब हम विपक्ष में 15 सीटों के साथ थे तब हम 9 सीट जीतने में कामयाब हुए। अब तो हम 15 से बढ़ के 54 आ गए, तो 11 की 11 सीटें जीतेंगे, लेकिन 10 पे जाके गाड़ी अटक गई आप लोगों की।
क्या प्रभाव पड़ेगा निश्चित भविष्य रूप में? से डॉक्टर साहब, हमारी जो तैयारी थी वो 11 की 11 सीटें जीतने की थी। एक सीट कैसे हार गए इसकी समीक्षा हम जरूर करेंगे। क्या कारण स्थानीय स्तर पे बने, कोई स्थानीय स्तर पे कारण बने, या चरणदास महंत जी के परिवार का वहां पे कोई ऐसा ग्रिप था जिसके कारण हम नहीं जीत पाए, ये सारी चीजों की समीक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन 11 में 10 सीटें जीतना भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और विष्णुदेव साय नहीं, रिकॉर्ड बिल्कुल नहीं। मैं सुंदरानी जी आपके बात से बिल्कुल साय सहमत नहीं हूँ। सरकार 2004 में भी आप 10 जीते, 9 में भी 10 जीते, 14 में भी 10 जीते। कहाँ से रिकॉर्ड हो? तो वही बराबर कब करेगा यहाँ पे रिकॉर्ड पे? अब ठीक है, मैं तो कहा कि एक सीट हम हारे हैं, उसकी हम समीक्षा करेंगे। बिल्कुल ठीक है। मैं एक बार सुरेंद्र जी का रुख कर लेते। सुरेंद्र जी, एक बड़े आंकड़े, और या एक ऐसा कह लिया जाए कि एक सीट के जो आंकड़े हैं वो कांग्रेस पचा नहीं पा रही है, और लोगों को भी समझ नहीं आ रहा है कि जांजगीर लोकसभा के 8 विधानसभा में 8 के 8 में कांग्रेस का कब्जा। शिव डहरिया जैसे बड़े नेता, बड़े चतुर और रणनीतिकार नेता, वो 60,000 वोट से पिछड़ जाते हैं। निश्चित तौर पर अवधेश जी, जो जानकारियां सामने आ रही है, त्वरित रूप से जो दिख रहा है, बहुजन समाज पार्टी वहां पर एक बड़ा वोट उनके हाथ में गया। जिस तरह से, और भी कांकेर का मैं अभी देख रहा था, 1800 वोट का लीड है और 18,000 वोट नोटा में पड़े हैं। क्षेत्रीय दलों को जो है अपना दल और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और सर्ववासी समाज 11,000 वोट उनको मिले हैं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, जो वोट बटे हैं, उससे निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है प्रारंभिक तौर पर कि कांग्रेस को उससे नुकसान हुआ है। लेकिन देखिए, आप सरगुजा की आप बात करेंगे, हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसमें सारी सीटें भाजपा ने जीता था, और उसमें 4 विधानसभा, जहां तक मेरी जानकारी, 4 विधानसभा में कांग्रेस को लीड मिला है। अभी शशि सिंह जी जरूर उसमें 64,000 से पीछे दिख रही हैं, लेकिन 4 विधानसभा में उन्होंने गेन किया है। तो ये जो चीजें हैं, तो ये तय करती है कि मोदी और के गारंटी और साय के सुशासन जो है, उससे छत्तीसगढ़ की जनता खुश नहीं है, और आने वाले समय में कांग्रेस के पक्ष में माहौल होगा। एक बड़ी बात जो है, जनता ने यह संदेश दिया है कि जो मोदी जी बोलते थे कि टेम्पो भर के पैसा कांग्रेसियों के पास दे रहे हैं, तो वो अडानी जी का शेयर 10% गिरना, जनरल शेयर बाजार में 5% का फर्क, तो मोदी और अडानी जी के संबंध को शेयर मार्केट ने प्रमाणित कर दिया। ठीक है, मैं अनिल जी आपके पास में टिप्पणी के लिए आऊंगा। मूल सवाल के साथ मैं सुंदरानी जी का रुख कर रहा हूं। एक बार सुंदरानी जी, राजनांदगांव सीट के राजनीतिक इतिहास का जिक्र कर लिया जाए तो कोई प्रत्याशी वहां दोबारा चुन के नहीं पहुंचा सदन में, लेकिन संतोष पांडे ने लगभग 44,411 वोटों से एक रिकॉर्ड दोबारा जीतने का बना दिया। जबकि राजनांदगांव, प्रॉपर राजनांदगांव से मेरी जो जानकारी अब तक जो आंकड़े सामने आए, लगभग 57,000 वोटों की लीड अकेले राजनांदगांव में थी। सुंदरानी जी, नहीं, निश्चित रूप से लोकसभा का चुनाव था। भूपेश बघेल जी एक बड़ा चेहरा थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो निश्चित रूप से उसका एक असर था। एक कहीं न कहीं जातियों का भी असर होता है, और वोट बैंक का भी असर होता है, और एक चेहरे का भी लाभ मिलता है। संतोष पांडे जी एक सामान्य कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने अगर भूपेश बघेल को हराया है और 40, 44, 45,000 वोट से हराया, तो निश्चित रूप से कोई छोटी मोटी लीड नहीं है। बिल्कुल, लेकिन सामान्य चेहरा आप कह रहे हो, वो आपके मौजूदा सांसद, आप कह रहे कि सामान्य कार्यकर्ता है। भूपेश बघेल जी एक बड़ा चेहरा। बिल्कुल सही। ठीक है, मैं एक बार अनिल जी का इसी टिप्पणी पे, अनिल जी इस पे जब टिप्पणी कर दीजिए कि राजनांदगांव के सीट को हाई प्रोफाइल बनाया गया, देश भर में चर्चा हुई, कहा गया कि भूपेश बघेल जी यहाँ पे मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे और कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीतेगी, लेकिन 44,000 वोटों से भूपेश बघेल जी का चुनाव हार जाना कैसे देखते आप? होता है राजनीति में। इमरजेंसी के पहले इंदिरा गांधी चुनाव जीत गई थी, लेकिन इमरजेंसी के बाद वही इंदिरा गांधी ने बुरी तरह चुनाव हार गई थी। तो राजनीति में हार जीत चलती है, लेकिन इससे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की काबिलियत पर सवाल आप खड़े नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। देखिए, वो चाहते तो 4 लाख से भी हार सकते थे, 5 लाख से भी हार सकते थे, लेकिन उनकी हार का आंकड़ा जो भी है ठीक। बिल्कुल, लेकिन मेरा कहना यह है कि भूपेश बघेल बहुत संभावित नेता थे छत्तीसगढ़ से, जो राष्ट्रीय स्तर पर एक अपना पहचान बना सकते थे, बना सकते हैं। अगर वो दूसरी बार भी चीफ मिनिस्टर बनते तो आप उनका दायरा सोचिए क्या हो जाता। बिल्कुल, मतलब मुझे लगता है नेशनल एक मैगजीन ने ये लिखा था कि राहुल गांधी के वो जो 9 पावरफुल लोग हैं उसमें भूपेश बघेल शामिल हो चुके हैं। तो विधानसभा चुनाव, आप उन बातों पे यकीन करते हैं? विधानसभा चुनाव हारना और उसके बाद फिर जो है लोकसभा का चुनाव हारना, इससे भूपेश बघेल के कहीं न कहीं बहुत सी चीजों पर सवाल खड़े हुए हैं, और इससे उनको उबरना होगा।
उनकी टीम को बदलना होगा, उनकी स्ट्रेटजी को बदलना होगा, क्योंकि कांग्रेस के बहुत ऐसे संभावित नेताओं में है वो जिनके चलते पार्टी ऊर्जस्वित होती है और जनता के बीच जन समर्थन पाती है और उनके पास स्ट्रेटजी है चुनाव लड़ने की। ठीक है उनके पास अनिल जी मुझे समाप्त करना होगा। मैं 10-10 सेकंड में दोनों मेहमानों से एक बार फाइनल कमेंट ले लेता हूं। सुंदरानी जी 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा, क्या इस चुनाव के परिणाम से बीजेपी संतुष्ट है आने वाले समय में और आप आगे बढ़ेंगे? सुंदरानी जी देखिए, हम छत्तीसगढ़ के परिणामों से तो संतुष्ट हैं, मध्य प्रदेश के परिणामों से संतुष्ट हैं। राष्ट्रीय स्तर पे जरूर हम लोगों को एक समीक्षा करनी होगी कि जो 303 भारतीय जनता पार्टी की अकेले सीटें थी वो 240 में हम आकर रुके हैं, तो कहीं न कहीं इसके कारण भी हम लोगों को खोजने होंगे और निश्चित रूप से कारणों तक पहुंचेंगे भी। सुरेंद्र जी मेरा यही सवाल आपसे, क्या कांग्रेस समीक्षा करेगी? क्योंकि इस बार आप कह रहे थे कि बीजेपी से ज्यादा सीटें हम जीतेंगे, लेकिन महज 1 सीटों पे सिमटते हुए आप लोग नजर आ रहे हैं। सुरेंद्र जी अवधेश जी, निश्चित तौर पर इस चुनाव में 2019 की तुलना में वोट परसेंट कांग्रेस का बढ़ा है, भाजपा का कम हुआ है और पूरे देश में राहुल जी के नेतृत्व में एक बार फिर से राहुल जी दोनों सीट जीते हैं। 4.25 लाख से जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव जीते हैं, जहां प्रधानमंत्री जी जो है पहले तो दिखाया गया 6000 वोट से पीछे है, उसके बाद अचानक डिक्लेयर हुआ। ये कैसे हुआ ये तो भारतीय जनता पार्टी के साथी ही बताएंगे, लेकिन जो है समय का अभाव राहुल जी के नेतृत्व को देश की जनता ने स्वीकार किया है, ये कांग्रेस के भविष्य के लिए बहुत सुखद है और छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कांग्रेस जवाब। ठीक है, चलिए मैं कुल मिलाकर इस डिबेट का समापन इस शब्द से करना चाहूंगा कि डॉक्टर अनिल द्विवेदी ने जो बात कही कि बीजेपी जीत के भी जीत को समझ नहीं पा रही है और कांग्रेस हार के भी उस हार को पचा नहीं पा रही है, यही स्थिति फिलहाल बनी हुई है देश के सियासत में। लेकिन छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के रण का समापन कमोबेश हो चुका है। बीजेपी 11 के टारगेट लेके चली थी, लेकिन 10 सीटों को जीतने में कामयाब हुई, तो वही कांग्रेस जो कहती थी सर्वाधिक सीटें जीतेगी, केवल 1 सीट कोरबा पे जीतने में कामयाब हुई। इन तमाम चीजों का असर आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की सियासत पे क्या पड़ेगा वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुंदरानी जी आपका शुक्रिया, अनिल जी आपका शुक्रिया, सुरेंद्र जी आपका भी शुक्रिया। लगातार आप देखते रहिए महाकवरेज BSTV पे, महाकवरेज आप देखते रहिए। चुनाव से जुड़ी हर खबर के लिए आप लगातार बने हुए BSTV के साथ। फिलहाल नमस्कार।